27 अगस्त 2022 की शाम थी। वैशाली बलसारा, जो गुजरात के वलसाड की एक मशहूर गरबा सिंगर थी, अपने घर पर तैयार हो रही थी। उसने अपने पति हरेश बलसारा से कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूं। थोड़ा काम भी है तो देर हो सकती है। हरेश, जो खुद एक गिटारिस्ट था, ने अपनी पत्नी से ज्यादा सवाल नहीं किए। वैशाली का सामाजिक जीवन बहुत सक्रिय था। उसे अक्सर कार्यक्रमों और परफॉर्मेंस के सिलसिले में कई लोगों से मिलना पड़ता था। शाम के करीब 7 बजे वैशाली अपनी बलेनो कार में घर से निकल गई। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और हंसी थी जिसने उसे शहर भर में लोकप्रिय बना रखा था। लेकिन उस शाम हरेश ने नहीं सोचा था कि ये उसकी पत्नी को आखिरी बार देखते हुए उसकी मुस्कान होगी। जब रात गहराने लगी और वैशाली अब तक घर नहीं लौटी, तो हरेश को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने उसे फोन किया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हरेश ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन कर वैशाली के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। हरेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो अपनी कार लेकर वैशाली को ढूंढने निकल पड़ा। शहर की सड़कें और गलियां छान मारने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। निराश होकर वो घर लौटा, इस उम्मीद में कि शायद वो खुद ही लौट आए। लेकिन रात भर इंतजार के बाद भी वैशाली घर नहीं लौटी। अगले दिन सुबह होते ही हरेश सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस को पूरी घटना बताई और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि यह कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था। 28 अगस्त की शाम को वलसाड शहर के पड़ी इलाके में एक व्यक्ति टहल रहा था। नदी किनारे चलते हुए उसने देखा कि एक बलेनो कार लावारिस हालत में खड़ी है। जब उसने क्यूरियोसिटी के चलते कार के अंदर झांका, तो उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गई। कार के अंदर एक महिला का शव ठूंसा हुआ पड़ा था। उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पड़ी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी का मुआयना किया। शव की हालत देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि यह मामला कत्ल का है। महिला की गर्दन पर गला घोंटे जाने के निशान थे, और जिस तरह से शव को कार में रखा गया था, उससे यह किसी प्राकृतिक मौत का मामला नहीं लग रहा था। कार की चाबी और महिला का मोबाइल गायब थे। पुलिस ने जल्द ही तय किया कि सबसे पहले मृतका की पहचान करना जरूरी है। संयोग से उसी दिन सुबह ही हरेश बलसारा ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हरेश को फोन कर पड़ी इलाके में मिली लाश की पहचान के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि लावारिस बलेनो कार में एक महिला का शव मिला है और शक है कि वो उसकी पत्नी हो सकती है। ये सुनते ही हरेश मौके पर पहुंचा। जब उसने कार और शव देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी पत्नी को पहचान चुका था। मृतका कोई और नहीं, बल्कि वैशाली बलसारा थी। वलसाड और पड़ी इलाके के लोग भी मौके पर जमा हो गए। हर कोई सन्न था। वैशाली जैसी जिंदादिल और मशहूर गरबा सिंगर का इस तरह कत्ल हो जाना एक गहरी रहस्यपूर्ण घटना थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तह तक जाने के लिए जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने हरेश से पूछताछ की। हरेश ने बताया कि वैशाली ने 27 अगस्त को किसी से मिलने की बात कही थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो कहां जा रही है या किससे मिलने जा रही है। पुलिस ने हरेश के बयान की गहराई से जांच की। उसका हावभाव और बातचीत का अंदाज देखकर पुलिस को यह लगा कि वो कुछ भी छुपा नहीं रहा है। इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद उन्होंने हरेश को क्लीन चिट दे दी। जांच में पुलिस ने वैशाली के सामाजिक जीवन को खंगालना शुरू किया। वो एक प्रसिद्ध कलाकार थी, जिसके संपर्क में कई लोग थे। क्या उसकी मौत के पीछे पेशे से जुड़ी कोई रंजिश थी, या फिर ये किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था? पुलिस ने वैशाली के फोन कॉल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों से भी पूछताछ की जो वैशाली के संपर्क में थे। धीरे धीरे पुलिस को यह समझ आने लगा
कि ये मामला सिर्फ एक साधारण अपराध का नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश छिपी हुई थी। वलसाड पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि 27 अगस्त की शाम को वैशाली की कार किस दिशा में गई थी और क्या कोई संदिग्ध गतिविधि वहां हुई थी। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि वैशाली का किसी से कोई विवाद था या नहीं। जांच में यह बात सामने आई कि वैशाली के कुछ करीबी दोस्त थे जिनसे वो अक्सर मिलती जुलती थी। पुलिस ने वैशाली की कॉल डिटेल की जांच शुरू की तो पाया कि वो अपने घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद भी किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से लगातार बात कर रही थी। बबीता वैशाली की करीबी दोस्त थी, इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया। इस बीच पुलिस को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। बबीता 9 महीने की गर्भवती थी और किसी भी दिन बच्चे को जन्म दे सकती थी। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि पूछताछ के दौरान एक मेडिकल अधिकारी मौजूद हो, ताकि बबीता और उसके अजन्मे बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले सबूतों और उसकी बॉडी लैंग्वेज से यह संकेत मिला कि वो इस कत्ल के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती है, लेकिन उसके बयान अस्पष्ट थे। पूछताछ शुरू होते ही बबीता ने पहले 27 तारीख को पड़ी इलाके में जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने जब उसे बताया कि उनके पास उसकी कई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो बबीता ने स्वीकार किया कि वो शाम के समय पड़ी इलाके में गई थी। उसने ये भी माना कि वहां उसकी मुलाकात वैशाली से हुई थी। पुलिस ने बबीता को परखने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने तुरंत कहा कि हां, वैशाली अपनी कार में 2 अन्य लोगों के साथ मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाई जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। बबीता ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने इस व्यक्ति को वैशाली के साथ देखा था। इस झूठ ने पुलिस का शक और मजबूत कर दिया। पुलिस ने बबीता को सच्चाई के सामने लाने के लिए कड़ाई से पूछताछ की। बबीता की बातों और उसके दिए गए जवाबों में लगातार विरोधाभास पाया गया। थोड़ी सख्ती के बाद बबीता ने आखिरकार अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने माना कि वैशाली के कत्ल में उसकी सीधी भूमिका थी। हालांकि बबीता जैसी गर्भवती महिला के लिए अकेले इस अपराध को अंजाम देना संभव नहीं था। इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि उसके साथ कौन और शामिल था। यह मामला करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब वैशाली और बबीता की मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। उन्होंने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और जल्द ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। वे अक्सर फोन पर बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। बबीता की आदत थी कि जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती, वो वैशाली से उधार मांग लेती। वैशाली उसे बिना किसी सवाल के पैसे दे देती थी। धीरे धीरे बबीता ने वैशाली से छोटी छोटी रकम मांगकर कुल मिलाकर 25 लाख रुपए उधार ले लिए। लेकिन अब वैशाली अपने पैसे वापस चाहती थी। बबीता की वित्तीय स्थिति खराब थी और उसे वैशाली का उधार चुकाना लगभग असंभव लग रहा था। उसने वैशाली से कहा कि वो पूरी रकम एक बार में नहीं चुका सकती, लेकिन समय समय पर छोटे हिस्सों में चुकाने की कोशिश करेगी। वैशाली ने ये बात मान ली, लेकिन बबीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। बबीता के लिए 25 लाख रुपए का कर्ज लौटाना संभव नहीं था और इस पैसे के चलते उनकी दोस्ती में दरारें पड़ने लगी। वैशाली ने जब बबीता पर पैसे लौटाने का दबाव बढ़ाया, तो बबीता ने तय कर लिया कि वैशाली को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उसने सोशल मीडिया के जरिए सुखविंदर सिंह नामक व्यक्ति से संपर्क किया। सुखविंदर ने वैशाली को मारने के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने बदले में 10 लाख रुपए की मांग की। बबीता ने सुखविंदर से मोलभाव किया और 8 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। सुखविंदर ने भी अकेले ये काम करने से मना कर दिया और अपने एक साथी त्रिलोक सिन्हा को भी इसमें शामिल कर लिया।
27 अगस्त की शाम बबीता ने वैशाली को फोन किया। उसने कहा कि वो उधार का पैसा लौटाना चाहती है। वैशाली, जो बबीता पर हमेशा भरोसा करती थी, बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाने को तैयार हो गई। बबीता ने पहले से ही वलसाड के परडी इलाके में खाली पड़ी एक डायमंड फैक्ट्री में सुखविंदर और त्रिलोक को बुला लिया था। बबीता अपनी स्कूटी से वहां पहुंची, लेकिन उसने अपनी स्कूटी वारदात वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले पार्क कर दी। वहां से वो ऑटो लेकर डायमंड फैक्ट्री तक पहुंची। वैशाली भी बबीता के कहने पर अपनी कार से फैक्ट्री पहुंच गई। बबीता पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसने वैशाली से कहा कि वो पैसे लेकर आई है। वैशाली को विश्वास दिलाने के लिए बबीता ने उसे नकद 8 लाख रुपए गिनने को कहा। वैशाली पैसे गिनने लगी, लेकिन तभी सुखविंदर और त्रिलोक वहां पहुंचे। बबीता ने उन्हें अपना कजिन बताया और वैशाली की कार में बैठने को कहा। कार के अंदर आते ही सुखविंदर और त्रिलोक ने वैशाली को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। वैशाली की लाश को उन्होंने कार की पिछली सीट पर डाल दिया और सबूत मिटाने के लिए नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने कार और लाश को छोड़ दिया और फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए लेकर आई थी और ये रुपए उसे वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वही 8 लाख रुपए सुपारी के तौर पर उन किराए के कातिलों को दे दिए थे। पुलिस ने बबीता के साथ साथ सुखविंदर को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। त्रिलोक की भी पहचान कर ली गई और उसे भी गिरफ्तार किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वैशाली ने अपने पति हरेश को भी इस पूरे मामले से अनजान रखा था। उसने कभी अपने पति को नहीं बताया कि उसने बबीता को 25 लाख रुपए उधार दिए थे। यहां तक कि वारदात वाले दिन भी जब वो बबीता से पैसे लेने गई, तब भी उसने अपने पति को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। हरेश ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन इसमें भी उसने 25 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया। अगर पुलिस को कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलते, तो शायद ये राज वैशाली की मौत के साथ ही दफन हो जाता। इस जघन्य अपराध की साजिश और उसके अमल ने सभी को चौंका दिया। एक गर्भवती महिला जो किसी भी दिन मां बनने वाली थी, अपनी सबसे करीबी दोस्त की हत्या करने की साजिश रच सकती है। यह सुनकर पूरा गुजरात स्तब्ध रह गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने, हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल की। अदालत में केस की सुनवाई अभी भी चल रही है। इस घटना का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या डराना नहीं है। यह हमें सचेत करने के लिए है कि कभी कभी हमारे सबसे करीब के लोग ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको जागरूक करती है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।